नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, अगर आप आईटीआई के स्टूडेंट हो तो आपके लिए आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम शुरू करने जा रहे हैं आपका एक सब्जेक्ट जिसका नाम है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस, जिसे आप शॉर्टकट में WCS बोलते हो। तो स्टूडेंट, आप चाहे किसी भी ट्रेड में पढ़ रहे हो तो आपके लिए ये जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी होता है। अगर आप कोई टेक्निकल ट्रेड में पढ़ रहे हो तो आपके सभी ट्रेड में ये सब्जेक्ट कॉमन रहता है। तो स्टूडेंट, इसमें कुछ मैथ आता है बेसिक सा, और कुछ आपका बेसिक साइंस आता है। तो कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि अगर हम तो ट्रेड पढ़ रहे हैं तो फिर हमें ये मैथ और साइंस क्यों पढ़ना है। तो स्टूडेंट, अगर आप कोई टेक्निकल ट्रेड में आ चुके हो, यानी कि टेक्निकल या इंजीनियरिंग लाइन में आ चुके, इस फील्ड में आ चुके हो, तो आपको ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये पढ़नी ही पड़ती है, और इनकी नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फीटर ट्रेड से है तो फीटर ट्रेड में आपको किसी मेटल को कट करना होता है, काटना होता है, उसको नापना होता है, मेजरमेंट करना होता है, ठीक है, उसको कहीं बेंड करना होता है। तो इसमें देखिए मैथ भी यूज़ होता है, यानी कि आपको मेजरमेंट करना है, कट करना है, तो मतलब उसकी मेटल की आपको जो बिहेवियर है, उसका जो व्यवहार है, नेचर है, वो पता होना चाहिए कि वो कितना किस धातु से वो कट सकती है, उस धातु के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि वो साइंस भी आता है, आपका मैथ भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी ट्रेड हो, जैसे अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हो तो वहाँ पे आपको करंट और रेजिस्टेंस वगैरह मेजरमेंट करना होता है, उनकी कैलकुलेशन करनी होती है, प्रतिशत निकालना होता है, फ्रैक्शन निकालना होता है, ये चीज़ें बहुत काम आती है। तो इस सब्जेक्ट में आपको यही सीखने को मिलेगा कि आपको किस तरह की छोटी मोटी जो कैलकुलेशन होती है वो कैसे करनी होती है, यूनिट्स को कैसे यूनिट्स में मेजर करते हैं, क्या क्या यूनिट्स होती हैं। और साइंस में आपको कोई भी जो मेटल है या कोई भी मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिशियन वाले स्टूडेंट के लिए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो नॉलेज होती है वो बेसिक नॉलेज आपके लिए होनी बहुत ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देरी ना करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज की सेशन में हम सबसे पहले जो आपका मॉड्यूल 1 है इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो मॉड्यूल 1 में आपके सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फैक्टर्स एंड फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए, व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि इकाइयों की प्रणाली के दो वर्गीकरण क्या है। तो उसमें जो इकाइयाँ होती है, हमारी जो बेसिक इकाइयाँ होती है, फंडामेंटल इकाई होती है, उनमें वो जो दो वर्गीकरण है, दो प्रकार है, दो सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड जो सिस्टम है, फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट, यानी कि मौलिक इकाइयाँ और व्युत्पन्न इकाइयाँ। अब ये होता क्या है, देखिए, फंडामेंटल वो होती है जो बेसिक सबसे छोटी यूनिट होती है इकाई की, ठीक है, मतलब जो आपकी यूनिट होती है वो सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो फंडामेंटल, यानी कि बेसिक जो चीज़ होती है। डिराइव्ड होती है, यानी कि जो बेसिक यूनिट होती है उनको मिला के अगर हम कोई यूनिट बना रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट, यानी कि व्युत्पन्न इकाई बोलते हैं। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखो, जैसे कि अगर मान लिया मैं लेंथ की बात करूँ, लंबाई को हम किस में मेजर करते हैं, जैसे कि मीटर में मेजर करते हैं, है ना, मीटर में मेजर करते हैं। तो अब मीटर में लंबाई को मेजर किया तो ये जो है ये बेसिक यूनिट है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। अब जो लंबाई होगी वो भी मीटर में होगी और जो चौड़ाई होगी वो भी मीटर में होगी। तो जो क्षेत्रफल है वो किस में आ जाएगा, मीटर गुना में मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब ये जो यूनिट है ना, ये जो इकाई है क्षेत्रफल की, तो वो क्या हो गई आपकी, ये ड्राइव्ड हो गई, ड्राइव्ड यानी कि व्युत्पन्न इकाई हो गई। कहने का मतलब ये हुआ कि ये बेसिक फंडामेंटल है आपकी और ये व्युत्पन्न यानी कि ये ड्राइव्ड है। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें दूरी जो है, दूरी की इकाई क्या होती है, जैसे मीटर या किलोमीटर हो सकता है, फॉर एग्जांपल किलोमीटर है, ठीक है। और समय की जो इकाई है वो क्या होती है, घंटा हो सकता है, मिनट हो सकती है, सेकंड हो सकती है, तो हम यहाँ पे आवर ले लेते हैं, घंटा। तो जो गति की इकाई है, गति यानी कि स्पीड, स्पीड क्या होती है, दूरी बटा समय, यही होता है ना। तो अब देखिए, दूरी जो है वो किलोमीटर में होगी, समय जो है वो घंटों में होगा। तो जो गति की जो इकाई हो जाएगी, गति की जो यूनिट हो जाएगी वो क्या बन जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगी। तो अब ये जो इकाई है ना, ये जो यूनिट है ये क्या है, डिराइव्ड है, यानी कि व्युत्पन्न इकाई है ये, ठीक है। और ये जो किलोमीटर है
ये आपकी फंडामेंटल इकाई है, ये जो आर है या मिनट है या सेकंड है, ये क्या है, ये आपकी फंडामेंटल इकाई है। अब समझ में आ गया ना कि फंडामेंटल इकाई क्या होता है और डिराइव्ड यानी कि व्युत्पन्न इकाई क्या होता है। ओके स्टूडेंट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जैसे व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स, जो मौलिक इकाई है ना उनमें क्या क्या आता है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि जो बेसिक इकाइयां होती है उनमें क्या क्या आता है। ठीक है, लेंथ, मास, वॉल्यूम यानी कि लंबाई, द्रव्यमान, आयतन, या फिर लेंथ, मास, टाइम, लंबाई, द्रव्यमान, समय, या फिर लेंथ, मास, एरिया, लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, या फिर लेंथ, प्रेशर, वॉल्यूम, लंबाई, दबाव या आयतन। अब देखिए जो आपकी बेसिक यानी कि जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है, जो आपकी मौलिक इकाइयां होती है, वो होती है आपकी लेंथ, मास और टाइम, लंबाई, द्रव्यमान, समय। यानी कि जो लंबाई होती है वो क्या होती है, किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरह से, या फिर फुट, इंच। तो ये जो होती है ये आपकी क्या है, लंबाई की फंडामेंटल इकाइयां हैं। ठीक है, इसी तरह से द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब मास। तो मास को क्या बोलते हैं, जैसे कि किलोग्राम में माप सकते हो, ग्राम में, सॉरी किलोग्राम में, ग्राम में माप सकते हो। ठीक है, पाउंड में मापते हैं, जैसे कि पाउंड में मापते हैं। तो ये जो होती है ये द्रव्यमान की फंडामेंटल इकाई है, यानी कि ये सभी इसी में आ जाती है कि मास आपकी एक फंडामेंटल इकाई है। ठीक है, उसी तरह से जो समय है, समय क्या होता है, आवर्स में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है। तो यानी कि ये जो तीन आपकी इकाइयां हैं, लेंथ, मास और टाइम, ये क्या होती है, ये आपकी फंडामेंटल यूनिट्स होती है, मौलिक इकाइयां होती है। अब बच्चों आपको ये चीज भी ध्यान में रखना है, जैसे कि कोई भी अगर डिराइव्ड यूनिट है तो उसमें हम इनको कैसे यूज करते हैं। देखिए ये एल, एम और टी, इनको यूज करते हैं, इनकी पावर को यूज करते हैं कि एल की पावर कितनी है, एम की पावर कितनी है, टी की पावर कितनी है। देखो ध्यान से देखो, इस चीज को मैं समझाता हूँ, बहुत आसान होता है। कैसे, जैसे कि अगर मान लिया मैं एक क्षेत्रफल की बात करूं, क्षेत्रफल किस में होता है, जैसे कि मीटर स्क्वायर में होता है या किलोमीटर स्क्वायर में होता है। तो ये जो मीटर है ना, ये लेंथ की इकाई है। ठीक है, और इसका स्क्वायर है तो पावर कितनी होगी, 2 पावर होगी। तो इसकी ये जो आपका एल एम टी में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, एल स्क्वायर करेंगे। एम की पावर यानी मास, किलोग्राम वगैरह कुछ नहीं है इसमें, क्षेत्रफल में किलोग्राम, ग्राम, पाउंड कुछ नहीं होता, तो इसकी 0 पावर हो जाएगी। टाइम का कोई लेना देना नहीं है क्षेत्रफल से, तो जो टाइम की पावर है वो भी 0 हो जाएगी। तो यानी कि क्षेत्रफल को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम, जो आपकी फंडामेंटल इकाई है उसके रूप में इसको इस तरह से दर्शाया जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे अगर हम गति की बात करें, गति क्या होती है, जैसे कि किलोमीटर प्रति घंटा होती है, किलोमीटर पर आवर होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि किलोमीटर क्या है, लेंथ है, फंडामेंटल इकाई क्या, लेंथ। तो ये इसकी पावर 1 आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा का मतलब ये आता है, देखो किलोमीटर बटा आर, तो आर नीचे डिवाइड में है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किलोमीटर की तो, और फिर उसके बाद जो घंटा है उसकी पावर -1, यानी कि डिवाइड में होता है उनको -1 लेते हैं। तो यहाँ पे मास, इसका किलोग्राम वगैरह का कोई लेना देने नहीं है, तो इसका मास की इकाई वो पावर जो है 0 हो जाएगी। और टाइम क्या है, आर यानी कि डिवाइड में है तो इसलिए -1। तो ये क्या हो जाएगी, जैसे कि गति जो है उसकी फंडामेंटल इकाइयों में रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है। तो यही होती है लेंथ, मास और टाइम, यानी कि लंबाई, द्रव्यमान और समय, यही आपकी क्या होती है, मौलिक इकाइयां होती है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स होती है। ओके स्टूडेंट, इन चीजों को आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिनोट्स लेटर एम इन MKS सिस्टम। देखो जैसे कि हमने बात किया है फंडामेंटल इकाई, फंडामेंटल जो यूनिट होती है, मौलिक इकाई, तो उसमें MKS सिस्टम बोलते हैं इसको, MKS। तो M किसके लिए होता है, M मीटर के लिए होता है। ठीक है, K जो होता है वो किलोग्राम के लिए होता है, मास यानी कि मीटर लेंथ के लिए, किलोग्राम मास यानी कि द्रव्यमान के लिए, और S जो होता है वो सेकंड के लिए यूज होता है। सेकंड किस में आता है, टाइम में आता है। ठीक है, फंडामेंटल इकाई क्या होती है, आपका लेंथ, मास और टाइम। तो लेंथ यहाँ पे MKS सिस्टम में क्या होगा, लेंथ में मीटर आ जाएगा, मास में किलोग्राम आ जाएगा, टाइम में सेकंड आ जाएगा। तो यानी कि M किसके लिए है, यहाँ पे M आपका मीटर के लिए है। ओके स्टूडेंट, M यहाँ पे किसके लिए है, मीटर के लिए है। चलो अगला सवाल, हाउ मेनी मिलीमीटर आर देयर इन 1 इंच, यानी 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 इंच में
कितने मिलीमीटर होते हैं? देखो इसमें अगर आप बात करो कि अगर हम बात करें कि 1 इंच में जो मिलीमीटर होते हैं या मीटर, सबसे पहले हम मीटर की बात करें तो मीटर जो होते हैं 0.0254 मीटर होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें 1 इंच में सेंटीमीटर कितने होते हैं? देखो सेंटीमीटर कैसे बनाए जाते हैं? मिलीमीटर को 100 से गुना करके, क्योंकि मिलीमीटर नहीं, मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये इतने मीटर में कितने सेंटीमीटर होगी? इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना। अगर मैं 100 से गुना करता हूं, देखो एक बात ध्यान रखना, अगर आप 10 की कोई भी पावर है, 10 की पावर का मतलब जैसे कि 10 की पावर 1 होगी, 100 जो है 10 की पावर 2 होगी, ये 1000 जो है 10 की पावर 3 होगी, तो इस तरह के नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जितनी जीरो होती है ना, जैसे कि यहाँ पे 100 में 2 जीरो है, तो ये जो डेसिमल, जो दशमलव पॉइंट है ना, ये क्या होता है, इस साइड में, राइट साइड में 2 स्टेप खिसक जाएगा। मतलब अगर यहां से यहां चला जाएगा, मतलब 0.002.54 ये आ जाएगा। तो यानी कि आगे की जो जीरो है उनको लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको पता है ये चीजें। तो यानी कि मतलब ये हो जाएगा कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होता है? 2.54 सेंटीमीटर होता है, ओके। चलो उसके बाद अगर हम बात करें कि 1 इंच में मिलीमीटर कितने होते हैं, देखो मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, तो 1000 से गुना करेंगे। अगर मैं 1000 से गुना करता हूं तो यानी कि 3 जीरो है, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 3 स्टेप इधर सरक जाएगा, 3 डिजिट उस साइड चला जाएगा, तो यानी कि 1 2 3 5 के बाद चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.025.4। जो आगे के जीरोज होते हैं उनको हटा देते हैं, उनका कोई यूज नहीं होता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर बन जाएंगे? 1 इंच में ये इतने मिलीमीटर, मतलब 25.4 मिलीमीटर। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। तो बच्चों आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है कि 1 इंच में मीटर कितने होते हैं, तो ये 254 याद रख लेना। मीटर में क्या होगा, एक जीरो लग के यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, मतलब दशमलव आगे 0.254 मीटर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर 1 इंच में सेंटीमीटर पूछा तो आपको पता 100 गुना होगा, 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा 2 के बाद। मिलीमीटर में पूछा तो 1000 गुना होगा, तो 1000 से गुना करेंगे तो 3 डिजिट छोड़ के 5 के बाद डेसिमल लग जाएगा, ठीक है, दशमलव लग जाएगा। तो ये तीनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ओके। चलो अगला सवाल, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12, 18, 6, 36? तो 12, 18, 6 और 36 का एलसीएम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। देखो एलसीएम क्या होगा, हमेशा जब भी आपको एलसीएम निकालना हो यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 12, 18, 6 और 36, इसका एलसीएम कैसे निकालोगे? देखो एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप लघुत्तम समापवर्तक निकालते हो तो हमें क्या करना होता है? कॉमन निकालना होता है, कोई भी फैक्टर कॉमन निकालना होता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि वो जो कॉमन फैक्टर है ना, जो कॉमन फैक्टर है वो कम से कम 2 नंबर में से निकलना चाहिए। अगर 2 में कम से कम, ज्यादा में कितने भी, सभी में से निकल सकता है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 2 नंबर, कम से कम 2 नंबर में से वो जो फैक्टर है वो निकलना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे, आप सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या क्या होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, तो ये अभाज्य संख्या है, ये फैक्टर निकालने होते हैं हमें, ठीक है। तो सबसे छोटा फैक्टर क्या आपका? 2 है। तो सबसे पहले हमें नजर आ रहा है कि 2 तो सब में से निकल सकता है, तो अगर मान लिया मैं यहाँ पे 2 बाहर निकाल दूं तो क्या बचेगा? इसको 2 से भाग देंगे 6 आ जाएगा, 18 को 2 से भाग देंगे 9 आ जाएगा, 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, 36 को 2 से भाग देंगे तो 18 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है? आगे देखेंगे और भी अगर भाग आ रहा है। अब देखो 2 एक बार और 2 दोबारा से भाग आ रहा है, यानी कि कॉमन आ रहा है, यानी कि 6 में भी 2 है, 18 में भी 2 है ना। तो कम से कम जब तक 2 नंबर में निकलता रहे तब तक निकालते जाना है। तो जैसे 6 में से 2 निकालेंगे बाहर तो 6 को 2 से भाग देंगे 3 आ जाएगा। जो जिसमें से नहीं निकल रहा उनको एज इट इज लिख लो। उसके बाद 18 में से 2 बाहर निकालेंगे तो ये 9 बन जाएगा, 2 से भाग देंगे, ठीक है। अब क्या कहीं पे 2 आ रहा है? कम से कम 2 नंबर में 2 निकलना चाहिए, तो ये नहीं निकल रहा। तो अब अगले फ्रैक्शन पे आ जाओ, फैक्टर पे आ जाओ, यानी कि 3 बाहर निकालो। अब देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो अगर मैं 3 बाहर निकाल लूँ तो ये 3 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा,
9 को 3 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को 3 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 9 को 3 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। समझ रहे हो? अब आगे फिर देख लीजिए कि इनमें क्या 3 और भी आ रहा है बाहर, यानी कि कम से कम 2 नंबर में निकलना चाहिए। तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे 2 जगह 3 है, तो 3 एक बार और बाहर निकाल दो कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे ये तो 1 है ही, उसको 3 को 3 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 एज इट इज, जिसमें से कॉमन नहीं निकलता वो ऐसे के ऐसे लिख देना है। अब यहाँ से 3 बाहर निकालेंगे यानी 3 से भाग देंगे इसको तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, जब तक ये सारे ऐसे निकल जाते हैं उसके बाद क्या करना, तो जितने भी ये फैक्टर बाहर निकले हैं और जो बचे हुए हैं तो इन सब को मल्टीप्लाई कर देना है, वही आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 3 3, आगे 1 1 है, तो यानी कि 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3, आगे 1 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उनको मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 गुना में 2 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो 36 जो है वो लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके इसमें, चलो अगला सवाल। देखो HCF कैसे निकालना है। देखो एलसीएम और HCF के एक जैसे मेथड होते हैं, बस एक बात का ध्यान रखना है, एलसीएम में हमें कम से कम 2 नंबर में से कॉमन फैक्टर निकालना है। अगर 2 में से 1 में से कोई निकलता है तो नहीं निकालना। ठीक है, 2 में या 2 से ज्यादा में अगर निकलता है तो ही हमें कॉमन फैक्टर बाहर निकालना है। लेकिन जब HCF की बात आए, महत्तम समापवर्तक की बात आई, तो उस केस में आपको क्या करना है, सभी नंबर में से कॉमन फैक्टर निकलना चाहिए। 2 या 2 से ज्यादा नहीं, सभी में से जितने भी नंबर होंगे सब में से बाहर आना चाहिए। जब तक सब में से बाहर नहीं आता है तब तक आपको कोई भी कॉमन फैक्टर बाहर नहीं निकालना। अब जैसे इनका कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें 18, 42 और 24, इनका HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो यानी कि जैसे मैंने बताया था, जो आपके अभाज्य संख्याएं होती है उन्हीं को यूज करेंगे। तो सबसे पहला छोटा अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, तो 2 को देखिए निकल रहा है बाहर, सब में से निकलना चाहिए। मैंने क्या बताया, HCF के केस में सब में से निकलना चाहिए। तो देखो इस 18 में भी 2 है, 42 में भी 2 है, 24 में भी 2 है, तो 2 बाहर निकाल लो। तो 2 से 18 को भाग देंगे 9 आ जाएगा, 42 को 2 से भाग देंगे 21 आ जाएगा, 24 को 2 से भाग देंगे 12 आ जाएगा। तो अब आगे देख लो, क्या एक और 2 निकल रहा है। देखो इसमें 2 नहीं है तो सिंपल सी बात है छोड़ दो, क्योंकि अगर एक में भी 2 नहीं निकलेगा यानी एक में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा तो फिर उसको नहीं निकालना है, सब में से निकलना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखो 3, क्या 3 सब में से निकल रहा है, देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तीनों में है, तो 3 बाहर निकाल दो। तो इसको 3 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, 21 को 3 से भाग देंगे 7 आ जाएगा, 12 को 3 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, निकल गया। क्या और दोबारा से 3 निकल रहा है, देखो इनमें 3 है ही नहीं, इसमें तो है, इन दोनों में नहीं है। 2 भी तो हमने देख ही लिया, उसके बाद 2 के बाद क्या, 3 के बाद क्या, 5 नहीं है, फिर 7 एक में है, सब में नहीं है, तो मतलब आगे के जो फैक्टर है वो नहीं निकल रहे। अब जब एलसीएम कैलकुलेट करते थे ना, एलसीएम में तो हम इन सबको मल्टीप्लाई करते थे, यानी कि जो फैक्टर बाहर निकल गए वो भी और जो बच गए वो भी। लेकिन HCF के केस में सिर्फ ये जो बाहर निकले हैं ना उन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बात ध्यान रखना। 2 बातों का ध्यान रखना, एक बात तो ये कि एलसीएम के केस में हम कम से कम 2 नंबर में से निकलना चाहिए कॉमन, सब में से निकलता है ठीक निकालते जाओ, कम से कम 2 में से भी निकलता तो निकाल दो। ठीक है, HCF के केस में सब में से निकलना चाहिए, एक बात तो ये। एलसीएम के केस में इन सभी फैक्टर को, यानी कि जो निकल गए बाहर और जो बच गए उन सबको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन HCF के केस में जो बाहर निकले सिर्फ उनको मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि यहाँ पे HCF महत्तम समापवर्तक क्या आ जाएगा, 2 गुना में 3 6 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 6। ओके इसमें, तो ये आपका आंसर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर द गिवन मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यानी कि ये आपको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, मतलब एक मिश्रित भिन्न दे रखी है, 7 सही 3/7 के लिए विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। अब देखो 3 तरह के फ्रैक्शन होते हैं, 3 तरह की भिन्न होती है। क्या क्या होती है, एक तो होती है आपकी क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न, एक तो होती है उचित भिन्न, दूसरी होती है इम्प्रॉपर, इसको विषम भिन्न बोलते हैं।
विषम भिन्न, और एक होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न। अब ये क्या क्या होती है आपको पता होना चाहिए। उचित भिन्न में क्या होता है कि जैसे कि P/Q इस तरह की भिन्न होती है, लेकिन यहाँ पे P की वैल्यू छोटी होनी चाहिए Q से, मतलब P जो है वो छोटा होना चाहिए Q से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि 1/3 ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, 2/3 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, 5/6, 7, 8 ऐसे जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब जो अंश है ना नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर यानी कि हर से छोटा होना चाहिए, तो इसको उचित भिन्न कहते हैं, ठीक है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसका उल्टा हो, यानी कि P/Q में जो P है वो बड़ा हो Q से। जैसे कि अगर मान लिया मैं कहूँ कि 5/2 ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, और जैसे कि 10/3 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, राइट। इसी तरह से मिश्रित भिन्न क्या होती है, इसी का बना हुआ दूसरा रूप होता है, यानी कि जैसे कि हम लिखते हैं ना, ये जैसे कि 7 सही 1/2 ये मिश्रित भिन्न है, ठीक है, 3 सही 2/4 ये मिश्रित भिन्न है। इस तरह की जो भिन्न होती है उसको मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये जो मिश्रित भिन्न दे रखी है ना, 7 सही 3/7, इसको इस तरह की भिन्न में कन्वर्ट करना है, जैसे ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे करते हो आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ बचपन में भी सीखी होगी। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये इनको तो मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद इनको दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि 7 गुना में 7 49 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 52। तो यहाँ पे 52 लिख के बटा में जो नीचे होता है यही लिख दो, ऐसे ही करते हैं, है ना। अब जैसे कि अगर मान लिया यहाँ पे आपको दे रखा है x एंड P/Q, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, Q और x को मल्टीप्लाई करेंगे, Q और x को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, P को ऐड कर देंगे, फिर बटा जो ये Q है इसको एज इट इज लिख देंगे। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करते हो, ओके। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 52/7 आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट। चलो अगला सवाल, कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब देखो इसको डेसिमल नंबर है, इसको फ्रैक्शन यानी कि जैसे P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे जो फ्रैक्शन दे रखा है 0.0000659, अब कभी भी अगर किसी भी नंबर का ये जो दशमलव पॉइंट जो दशमलव दे रखा है ना, इसको अगर हटाना है ना तो क्या करोगे, किसी भी नंबर में अगर कोई भी ये दशमलव वाला नंबर दे रखा है, ठीक है, डेसिमल नंबर दे रखा है कोई भी, तो उसमें कभी भी अगर आपको दशमलव भिन्न हटानी है ना, तो ये दशमलव हटाना है तो क्या करना है, जो भी नंबर है उसको एज इट इज लिख लो, यानी कि आगे वाली जीरो का कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। तो बस नंबर लिख लो 659, ठीक है। और डिवाइड किससे करना है, जो ये दशमलव है इसको तो 1 बना दो, और इसके बाद जितने भी डिजिट है ना, जितने भी अंक है उतनी ही जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 अंक है तो 6 जीरो लगा दो। बात समझ में आ गई। तो ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा P/Q में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जैसे 6 है तो 2 4 6, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके एक दो और एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 2.57 ऐसा है, इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, इसका दशमलव हटा दो यानी कि 257 आ गया। उसके बाद डिवाइड क्या करोगे, जो दशमलव है ना उसको तो 1 बना दो, उसके बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दो, ऐसे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल 35.7321 ये है, इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, ये एज इट इज लिख दो 3 5 7 3 2 1 बटा जो दशमलव है उसका तो 1 बना दो, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 है तो 4 जीरो लगा दो, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इनको कन्वर्ट करना होता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या है, कुछ फ्रैक्शन दे रखे हैं, कुछ भिन्न दे रखे हैं, इनको ऐड या माइनस करना है, जोड़ना या घटाना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, 3/4 जमा 2/5 माइनस 5/20। सबसे पहले तो ऐसे में क्या करोगे, जो आपको हर में वैल्यू दे रखी है यानी कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दे रखी है उन सब का एलसीएम फाइंड आउट कर दो, यानी कि महत्तम समापवर्तक किनका, 4 5 और 20 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इनका एलसीएम कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो यानी कि आपको अभी मैंने बताया था मेथड, भाई एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि 2 बाहर आ रहा है, इन 2 में कम से कम 2 में निकलना चाहिए, तो 2 बाहर निकाल दो, 4 को 2 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, ये 5 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 5 में 2 नहीं है, 20 में 2 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, फिर से दोबारा 2 बाहर आ रहा है
तो यहाँ से 2 बाहर करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 ऐसे कैसे आ जाएगा, यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। अब क्या हो रहा है, 5 फिर से बाहर आ रहा है दोनों में, तो जब 5 बाहर आएगा तो यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये जो है सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा। 2 गुना में 2 गुना में 5, 2 गुना में 2 गुना में 5, तो 4 पंजा 20, तो 20 जो है वो एलसीएम आ गया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है ऐसे केस में, पहले इनका नीचे वालों का एलसीएम कैलकुलेट करना है, तो एलसीएम जो भी आएगा वो नीचे लिख दो 20, ये एलसीएम आ गया। ठीक है, अब ये जो एलसीएम है ना, इससे मल्टीप्लाई करना है इस पूरे के पूरे सबको अलग अलग से। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, जैसे कि देखो 3/4 को मल्टीप्लाई करो 20 से, तो ये जो 4 से 20 है ना ये कट जाएगा 5 पे, तो 5 गुना में 3 कितना आ जाएगा 15, तो यहाँ इसके लिए तो क्या लिख दोगे 15, आगे क्या है जमा। अब 2/5 को गुना कर दो 20 से, तो 5 से 20 को कैंसिल आउट करोगे 4 आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो इसकी जगह पे क्या लिखोगे 8। ठीक है, आगे क्या है माइनस साइन है, तो इसी तरह से इसको भी क्या करोगे 5/20 को 20 से गुना करोगे, तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा 5, तो इसकी जगह क्या लिख दोगे 5। अब इसको सोल्व कर दो, मतलब यहाँ पे देखो 15 और 8 ऐड हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव है, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, -5 हो जाएगा बटा 20, तो ये क्या बचेगा 23 में से 5 घटा दो 18/20। अब यहाँ पे देखो कॉमन कुछ आ रहा है, कैंसिल हो रहा है ना, 2 पे कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 18 को कैंसिल आउट करेंगे 9 आ जाएगा, 2 से 20 को कैंसिल आउट करेंगे 10 आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 9/10। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये मेथड रहेगा ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का, मतलब जो हर में वैल्यू दे रखी है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दे रखी है उनका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम को यहाँ पे रखो, उसके बाद क्या करोगे जो एलसीएम है उन सभी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो अलग अलग से, और जो जो वैल्यू आएगी उन्हीं को फिर यहाँ पे पुट कर दो, जो बीच में साइन है वो रख दो और इसको सोल्व कर दो। ठीक है, चलो अगला सवाल, जैसे कि ये है, अब इसमें क्या है भाग किया जा रहा है। अब जब भाग या गुना करते हो ना, तो उस टाइम क्या करना है, देखो जैसे अगर मान लिया यहाँ पे तो भाग है, क्या करना है 20/31 भाग 15/62, तो जब भी डिवाइड का साइन होता है ना, तो अगर आप इसको डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना चाहते हो, यानी ये जो भाग का सिंबल है इसको गुणा में कन्वर्ट करना है, तो आगे वाला जो फ्रैक्शन होता है आगे वाला उसको उलट दो, मतलब उसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब ये जो 20/31 ये तो पहले वाला तो एज इट इज रह जाएगा, अब ये भाग के निशान को गुणा में बदल दो और आगे वाले फ्रैक्शन को उल्टा कर दो, उल्टा मतलब 62/15 कर दो। ठीक है, भाग को ऐसे सोल्व करना है, उसके बाद गुणा को कैसे सोल्व करना है, अब ये गुणा में बन गया, गुणा को कैसे सोल्व करना है, जो ऊपर वाले हैं उन ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वालों को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन अगर नीचे वालों में से कोई नंबर ऊपर वालों में से कोई नंबर आपस में एक दूसरे से अगर कट रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो वो कैंसिल आउट कर दो, जैसे कि 31 से ये 62 2 पे कैंसिल आउट हो रहा है, 31 दूनी 62, इसी तरह से 5 पे देखो दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, 5 तिया 15 और 5 चौका 20। ठीक है, अब क्या है देखो, अब कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो यानी ऊपर वालों को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 8 आ जाएगा 4 गुना में 2, और नीचे सिर्फ 3 ही है, तो 8/3 ये आपका आंसर आ जाएगा। बट इसको कैसे कन्वर्ट करना है, यानी कि इसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना, तो आप क्या करोगे 8 को 3 से भाग दे दो, जब 3 से भाग दोगे 3 दूनी 6, क्या बचेगा शेषफल 2। अब जे ऐसे भाग करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे कि देखो जो ये आपका भागफल होता है इसको ऐसे लिखोगे, रिमाइंडर यानी कि शेषफल ऊपर लिखोगे और जिससे भाग दिया गया उसको नीचे लिखोगे, तो ये मिश्रित भिन्न होती है। बचपन में आपने ये चीजें सीखी होगी। तो 2 से ही 2/3, 2 से ही 2/3, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलो अगला सवाल, आगे क्या करना है, देखिए गुणा करना है 0.003 को 0.5 से गुणा करना है। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन में जहां पे 2 डेसिमल नंबर को अगर गुणा करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करो, इनके डेसिमल को हटा के गुणा कर दो। अब देखो इसका डेसिमल हटा दूं, अगर दशमलव हटा दूं मैं इसका, तो 0.003, तो ये 3 बन जाएगा, समझ रहे हो, और इसका दशमलव हटा दूं तो क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। तो इनको गुना करके 5 या 15, ये 15 लिख दिया। अब उसके बाद क्या करो, दोनों नंबर में दशमलव के बाद जितने डिजिट है वे काउंट कर लो। देखो इस नंबर में 1 2 3 डिजिट है, इस नंबर में 1 है, तो टोटल कितने हुए 1 2 3 और 1 ये 4 डिजिट हुए ना। तो
4 डिजिट से पहले आपको क्या करना है, डेसिमल लगाना है, दशमलव लगाना है। अब देखो एक डिजिट ये हो गया, 2 ये हो गए, ठीक है, 2 हो गए। उसके बाद 3 4 करने के लिए आप आगे 0 लगा दो और यहाँ पे दशमलव लगा दो और आगे 0 लगा दो। समझ में आई बात? क्या करना है, पहले तो गुना कर दो, जो नंबर है ना उनके दशमलव हटा दो, गुना कर दो। गुना करने के बाद ये देख लो कि दोनों नंबर में या 3 नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सब में जितने भी नंबर मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं सब में दशमलव के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 तो यहाँ है और 1 यहाँ पे, 4 डिजिट है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 4 डिजिट बनाने हैं। अब लास्ट वाला तो 15 है तो उससे पहले 0 लगानी पड़ेगी आपको 2 और, क्योंकि 15 में तो 2 ही डिजिट है, 2 0 लगा के यहाँ पे डेसिमल लगा दोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके स्टूडेंट, अब जैसे कि अगर मान लिया मैं कहूँ 0.000005, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करा 0.002, इसको मल्टीप्लाई करना है तो आपको पता है दोनों के दशमलव हटा दो, क्या आ जाएगा, ये 5 होगा, ये 2 होगा, 5 दूनी 10, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 10 तो आ गया। अब आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद के डिजिट काउंट करने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है तो 8 डिजिट बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे दशमलव लगाना पड़ेगा और आगे 0, ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब दशमलव के बाद 8 होने चाहिए ये डिजिट, राइट। चलो अगला सवाल, अब देखिए ये कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना। कोई भी दशमलव भिन्न है, जैसे मैंने बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 5.2 है तो इसको दशमलव कैसे हटाएंगे, मैंने बताया था ना, 52 लिख दो और देखो दशमलव को 1 लिख दो और 2 1 डिजिट है तो 1 0 लगा दो, तो ये 52/10 हो जाएगा। इसी तरह से 6.5 को कैसे लिखेंगे, 65 लिख दो, उसके बाद क्या करोगे, दशमलव का 1 बना दो और जितने डिजिट है बाद में उसके 10 लगा दो, ऐसे ही करेंगे। सिमिलरली जैसे कि ये है आपका 17.49, इसको कैसे करोगे, 1749 बटा दशमलव का 1 बना दो और 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दो, ये हो जाएगा। अब इनको ऐसे लिख दो, कैसे करोगे, देखो 1749 इसका डिवाइड में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से गुणा में 52 इसका क्या हो जाएगा, बटा 10 हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद नीचे क्या है 6.5, तो 6.5 का क्या हो जाएगा, 65/10 हो जाएगा। तो ये बटा 10 करने की बजाय ऊपर 10 कर दो, क्योंकि ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो इसको जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर दो, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब देखो 52 और 65 जो है ना 13 पे कैंसिल आउट हो रहा है, 13 पंजा 65, 13 चौका 52। अब हमारे पास क्या बचा ऊपर, 1749 गुना में 4, तो 1749 और 4 को गुना कर दो, 4 निमा 36, 3 हासिल, 4 चौके 16 और 3 19, 1 4 7 28 और 1 29, 2 4 एकम 4 और 2 6, तो 4 की और इसकी गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। बटा क्या है, 100 भी है और गुना में 5 भी है। मैंने इसको अलग अलग क्यों लिखा, क्योंकि पहले 5 से भाग दे दो इसको। अगर इसको 5 से भाग देंगे 6 9 9 6 को, देखो 5 से अगर भाग देते हैं तो 5 एकम 5, माइनस करेंगे 1, 9 आ गया, 5 तिया 15, बचा 4, फिर 9 आ गया, 5 निम 45, बचा 4 ऊपर 6, 5 निम 45 फिर से, ठीक है। अब बचा 1, आगे दशमलव लगाएंगे तो 1 0 लगा के 0 ले लेंगे, तो 5 दूनी 10। तो जब 5 से भाग दिया तो ये आ गया 1399.2 और बटा में 100 तो है ही अभी ना, 100 से तो भाग दिया ही नहीं है, ये हो जाएगा। अब देखो 5 से भाग दे दिया, ये आ गया। अब 100 डिवाइड में, अब मैंने बताया था आपको कि जब 100 से गुना करते हैं ना तो ये दशमलव इधर चला जाएगा, और जब भाग देते हैं तो भाग देते हैं तो दशमलव इधर आ जाएगा, गुणा करते हैं तो दशमलव उधर चला जाएगा। अब इससे भाग कर रहे हैं तो इधर आएगा दशमलव। कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 जो डिजिट छोड़ के इधर आ जाएगा। मतलब ये जो दशमलव यहाँ पे है, एक ये 9 एक ये 9, 2 डिजिट छोड़ दो, यहाँ 3 के बाद आ जाएगा, मतलब 13.992, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 13.99, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में 2 डिजिट तक लिख रखा है इसने, तो बाद वाला 2 हटा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ओके, चलो अगला सवाल। What is the length of each part if a copper wire of 225 मीटर long is cut into 900 equal parts? ये कह रहा है कि 225 मीटर लंबी
लंबे तार के तांबे के तार को 900 बराबर भागों में बांटा गया है, काटा गया है, तो प्रत्येक भाग की लंबाई बताओ। तो 900 से भाग देंगे इसको, मतलब 225 जो मीटर है उसको 900 से भाग दे देंगे, 900 से भाग दे देंगे। अब 900 से भाग कैसे देना है, पहले आप इसको 900 को 9 गुना में 100 लिख दो, 9 गुना में 100। तो पहले 9 से भाग दे दो, 9 से। तो जब 9 से भाग देंगे 225 को 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18, माइनस करेंगे तो कितना बचा 4, 9 पंजा 45, हो गया पूरा पूरा भाग। तो 9 से भाग दिया तो ये कितना आ गया 25, और बटा में 100 तो अभी भी है ना। अब जब भाग देते हैं तो दशमलव इधर सरकता है, इधर शिफ्ट हो जाता है। तो कोई भी नंबर में अगर दशमलव नहीं है ना तो उसको ये समझा करो कि लास्ट में दशमलव है, यहाँ पे दशमलव है। अब 100 से भाग दे रहे हैं, 100 में 2 जीरो है तो 2 डिजिट इधर सरक जाएगा, मतलब ये 0.5 और 2 को छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा 2 के आगे, तो 0.25। अगर ये मीटर था, ये अगर मीटर था तो ये भी मीटर ही आ जाएगा, तो 0.25 मीटर। दशमलव के बाद 25 नहीं बोलते, हर एक डिजिट को एक एक बोला जाता है, 0.25 मीटर बोला जाता है, ना कि 0.25 मीटर। ठीक है, ये बात पता होना चाहिए आपको कि दशमलव के बाद हर एक डिजिट को एक एक बोला जाता है, इकट्ठा नहीं बोला जाता। ठीक है, चलिए, तो ये आपके टोटल 13 क्वेश्चन थे इस फर्स्ट मॉड्यूल में। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे, आगे के मॉड्यूल में पढ़ेंगे जो भी है। ठीक है, उसमें यूनिट वगैरह जो भी है वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।